हेलो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज 10 अगस्त शुरुआत करेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा फूड ग्रेन को लेकर जुड़ा हुआ है, यानी अनाज को लेकर जुड़ा हुआ है। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे दो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपको यहाँ डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, प्लस टॉपिक वाइज भी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। इसके साथ साथ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि सेशन को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किए गए हैं जो आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है, कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर इन्होंने फूड ग्रेन एटीएम लॉन्च किया है और इसका जो नाम रखा गया है वो है अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति का मतलब होता है फुलफिलर ऑफ फूड, यानी कि जो फूड प्रोवाइड करता है उसी को अन्नपूर्ति कहते हैं। ये भारत का पहला फूड एटीएम है, यानी कि ग्रेन एटीएम है। और इस एटीएम से जो फूड ग्रेन के लिए बेनिफिशरीज हैं वो 24/7 किसी भी समय अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकते हैं, जो उनकी लिमिट दी गई है। और ये खाद्य सुरक्षा के दृष्टि यानी कि फूड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। एक यूएन बॉडी है और इसका जो उद्देश्य है कि फूड की असिस्टेंस प्रोवाइड करना पूरी दुनिया में उन देशों में जहाँ पे किल्लत है, परेशानियां हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उसका जो मुख्यालय है इटली देश में है और इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2020 में। यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक बहुत ही रिप्यूटेड बॉडी है जो फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड। इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा फाइनेंस को लेके है, यानी बैंकिंग को लेके है। भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये एमडी की बात हो रही है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। तो एमडी जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह। जैसा कि हमने कहा था कि कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक बहुत होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि एमडी और चेयरमैन बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में एक ही होते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलग अलग हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो बने हैं CS शेट्टी और एमडी जो बनाए गए हैं वो है राणा आशुतोष कुमार सिंह। ये दोनों याद रखिएगा और क्वेश्चन पढ़ते समय इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि चेयरमैन के बारे में पूछा जा रहा है या फिर एमडी के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, पब्लिक की हिस्सेदारी, लेकिन गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है शेयर से वो पब्लिक से ज्यादा है। दूसरी बात याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 में पहले एक बैंक बना था, उसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद इसको बना दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। और उसके बाद एक और बैंक उभर के आया 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास। SBI की शुरुआत करीब हुई 1921 में, जब इन तीनों को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को तीनों को जब मर्ज कर दिया गया तो बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि IBI। 1955 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसको बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 से SBI की स्थापना हुई, यही इसका डेट है। SBI की एक बहुत ही खास बात है कि ये DSIB बैंक है, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये बैंक इतने इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेस्टिक रूप से इनकी पहुंच गांव गांव, घर घर, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में इनकी बहुत ही डीप लेवल पे पकड़ है। अगर किन्हीं दुर्भाग्यवश कारणों से अगर ये फेल होते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI को, HDFC को और ICICI बैंक को, इन तीनों को DSIB बैंक घोषित किया है, यानी कि बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार रिकॉल क्वेश्चन की तरह देता हूँ। ये क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर में होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाएं। और जो बेहतरीन करेक्ट आंसर देता है उसको हम वीडियो में फीचर करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF के प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर दिया था जयंत सिंह ने। जयंत सिंह ने इसका उत्तर दिया था कि एलिसा डे एंड्राडे मड्राजो ये FATF की नए प्रेसिडेंट बनी है। और इनका एक करेक्ट आंसर है, इनको ग्रेट आंसर अवार्ड जाता है 9 अगस्त का। थोड़ा सा जानते हैं FATF के बारे में। FATF जैसे कि हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। ये अंतर सरकारी संस्था, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। एक है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और एक है टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को रोकने के लिए इसने 2 लिस्ट जारी करता है। एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो होती है जो पूरे देश को बैन कर देती है, यानी कि वहाँ पे विदेशी संस्थाएं जैसे कि IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक होती है, वो लोन नहीं देते हैं। बाहरी कंट्रीज इन देशों में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है ब्लैक लिस्ट वालों में, क्योंकि इनको एक्यूज्ड पाया जाता है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के टर्म में।
ग्रे लिस्ट भी खराब लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में FATF के मिलकर सारे कार्य किए जाते हैं ताकि इस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। जो डिफिशियंसीज हैं, कमियां हैं, उनको पूरा करके इनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ब्लैक लिस्ट एक डीप ट्रबल वाले देश होते हैं जिनको जो खराब स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, उनके फाइनेंसेस में कोई रेगुलेशन नहीं होता है और ये ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम्स को खतरा पहुंचा सकते हैं, GFS को। अगर FATF की बात करें तो जैसा कि इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और FATF एक वॉचडॉग की तरह कार्य करता है और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वाले देशों को वो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालता है। अभी जून में तुर्की यानी जो टर्की देश है उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था हाल ही में। और आते हैं एलिसा डी एंड्रे मड्राजो के बारे में। ये अब बनी है FATF की प्रेसिडेंट। और मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट जो बनी है वो बनी है क्लाउडिया शीनबाउम। और इसके साथ साथ ये एक साइंटिस्ट भी हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। और एलिसा डी एंड्रे मड्राजो FATF की प्रेसिडेंट बनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको आंसर अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। व्हाइट लेवल ATM की शुल्क संरचना का अध्ययन करने के लिए RBI की एक समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो प्लीज का कमेंट सेक्शन में इसका शेयर करें आंसर और आपको नेक्स्ट वीडियो में फीचर किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोइंग के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉबर्ट केली ऑटबर्ग। बोइंग एक बेसिकली एविएशन कंपनी है जो हवाई जहाज जेट बनाती है। खासकर जो उसका जो सबसे फेमस था वो था बोइंग 747। दुनिया भर की एयरलाइंस बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदती हैं और ऑपरेट करती हैं, जैसे कि एयर इंडिया हो गया या फिर विस्तारा हो गया या फिर इमारेट्स एयरलाइंस हो गए, ये सब यहीं से खरीदती हैं। दुनिया भर में सिर्फ 2 ही ऐसे संस्थान हैं जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं और सबसे ज़्यादा फेमस है, उनका ग्लोबल रोल रहा है। एक है बोइंग और दूसरा है ब्रिटेन की एयरबस। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, हाल ही में विवादों में रही क्योंकि बोइंग एयरक्राफ्ट्स में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, खराबियां आ रही हैं, तो उसको चलते नए CEO बनाए गए हैं, वो बने हैं रॉबर्ट केली ऑटबर्ग। एयरबस की बात करें तो एयरबस UK की कंपनी है और टाटा और एयरबस का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा अभी तक, खासकर डिफेंस में। और इसके साथ साथ एयरबस और सिडबी ने अभी कुछ महीने पहले एक साथ हाथ मिलाया था हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग के लिए। इसमें एयरबस सिडबी को थोड़ा सा ट्रेनिंग देगी ताकि सही तरीके से हेलीकॉप्टर उसकी फाइनेंसिंग कर सके, जो हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहे हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है नागालैंड। नागालैंड ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक समझौते किए हैं, वो था SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलके। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके पहला राज्य बन चुका है। खासकर इसमें जो स्टेट के एसेट्स हैं, शायद जैसे कि उसके इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके जो प्लांट्स हैं या जो भी डिजास्टर से प्रभावित होते हैं, तो इंश्योरेंस में कवर होंगे। और इसने जो हाथ मिलाया है वो है SBI जनरल इंश्योरेंस है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ के एक फेमस फेस्टिवल होते हैं जो 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किए जाते हैं और उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल कहते हैं और ये रिच हेरिटेज ऑफ नागालैंड को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DRDO द्वारा विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन कितना है? DRDO ने अभी हाल ही में बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है और इसका जो वजन है वो है करीब 10.1 किलोग्राम। ये मीडियम साइज के जैकेट्स होंगे, उनके इतना वेट होगा। पहले जो बुलेट प्रूफ जैकेट आते थे वो 30-40 किलो तक भी जा सकते थे, जिनको सैनिकों को पहन के चलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका वेट होता था। और इसका जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये 10.1 किलोग्राम है। ये दुनिया का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है और ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और DRDO की बात करें तो इसने हाल ही में रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल उस जगहों को जाकर नष्ट करती है जो अगर दुश्मन के ये रडार को डिटेक्ट कर लेती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिटेक्ट करती है, या फिर कोई उसके मॉनिटरिंग टावर्स हैं, यानी कि ये रेडिएशन को देख करके वहाँ पे जाके हमला करती है। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका जो खास उपयोग होगा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, इसको सीड बोलते हैं। तो ये रहा DRDO के बारे में। अगर आपको डिफेंस के बारे में और बड़े सारे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं इसके लिए खास वीडियो लाऊंगा और सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर दूंगा, सारे मिसाइल्स, सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और भी जितने क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में बादलों वाला तेंदुआ देखा गया है, यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है? तो ये राज्य है मिजोरम में। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। आइजोल में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य चल रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जिसको ट्रेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट? तो ये देश है न्यूजीलैंड। हाथी ऐप किस राज्य में मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए पेश किया गया है? तो ये राज्य है आसाम।
हाथी ऐप को आप शब्द पे ध्यान देंगे, ये हिंदी वर्ड से है, ये एलिफेंट्स के बारे में है। और इस ऐप की मदद से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट किया जा सकता है कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आस के क्षेत्र में हाथी है या नहीं, जिससे आप ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकेगा। और ये खासकर वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि आसाम में है। इस जिले का नाम बदल के बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। तो ये जिला है रामनगरा और इसको बदल के बेंगलुरु साउथ कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने किस टीम को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने स्पेन को हरा के कांस्य पदक जीता है और भारत की लगातार मेडल विनिंग जीत रही है काफ़ी वर्षों से। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में मनु भाकर के साथ सह ध्वज वाहक के रूप में किससे नामित किया गया है? यानी कि फ्लैग बियरर जो बनेंगे, एक ओपनिंग सेरेमनी बनते हैं, एक क्लोजिंग सेरेमनी बनते हैं। तो क्लोजिंग में मनु भाकर के साथ बनेंगे PR श्रीजेश, और अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो PV सिंधु और शरद कमाल थे, वो फ्लैग बेरियर थे पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। DBS बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं तानशु शान, और इसके पहले थे पीयूष गुप्ता। DBS बैंक बेसिकली एक सिंगापुर का बैंक है और इसका जो पूरा नाम है वो है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो बस ये रहा आज करंट अफेयर्स। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ जरूर शेयर करें, डाउट को आंसर करूंगा, फीडबैक कॉम्प्लीमेंट करें जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you can get daily current affairs as well as topic videos. Please study current affairs daily and keep revising, keep attempting quizzes, and if there are any new topics you come across, write down in your notepad and revise it on daily basis. So that's all for now, and thank you so much for joining. Have a great day.